चलिए। हेलो फ्रेंड्स, टॉपर आईएएस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग जो है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 और खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 और साथ ही साथ जो है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए इस बैच को जो है प्रारंभ किया है मित्रों। और इस बैच के अंतर्गत जो है हम लोग जीएस के सेक्शन के तहत हम लोग इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग जो है इसमें वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मित्रों हमने ऋग्वेद का जो है समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि को कवर किया था मित्रों। और आज हम जो है उत्तर वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि पहलुओं का जो है इस क्लास में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तर वैदिक काल का समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था मित्रों। तो हम देखते हैं कि उत्तर की जो ऋग्वैदिक काल है उस समय सारी चीज़ें होंगी, जो समाज होगा, धर्म होगा, अर्थव्यवस्था होगा, वो सब अपने प्रारंभिक फेज में थी मित्रों। और उसका जो कालक्रम था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का था मित्रों। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं जो ऋग्वेद काल में समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था था उसमें कई चीज़ों में जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तन आया मित्रों। और इसको हम जो है ऋग्वैदिक काल में क्रमिक रूप से देखेंगे मित्रों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए थे, जिनसे जो है आगे जो है इतिहास के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर वैदिक काल ये मित्रों 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक का जो है टाइम पीरियड है मित्रों। तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीतिक व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल की जो है राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। तो हम देखते हैं कि अब छोटे छोटे जनपद जो थे वो मिलकर जो है महाजनपद के शेप में आने लगे थे। छोटे छोटे जो जनपद थे, ठीक, अब यहाँ पर आकर जो उत्तर वैदिक काल में वो महाजनपद बन गए थे, ठीक। और राष्ट्र जो था, राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है मित्रों। यहाँ पर जो पुरु और भरत जो कबीला था, जो ऋग्वैदिक काल का पुरु और भरत कबीला था, ये मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, कुरु हो गया था मित्रों। उसके बाद जो तुर्वस और क्रीबी कबीला था ये मिलकर पांचाल कबीला हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और ये जो कुरु और पांचाल थे ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जो है उत्तर पश्चिम में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में ये कबीले जो है पाए गए थे मित्रों। अथर्ववेद में सभा और समति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है मित्रों। ये कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि किस वेद में सभा और समति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है मित्रों, अथर्ववेद में है उसका आंसर। उसके बाद जो विदत संस्था थी जो युद्ध से संबंधित थी, जिसका हम देखते हैं ऋग्वेद काल में जो युद्ध से संबंधित संस्था थी जिसमें महिलाएं और पुरुष जो है दोनों पार्टिसिपेट करते थे युद्ध में, तो ये विदत संस्था जो है उत्तर वैदिक काल में क्या है वो समाप्त हो जाएगी। और राजा की जो उत्पत्ति ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, राजा की उत्पत्ति के बारे में जो है हमें ऐतरेय ब्राह्मण में इसका जो है जिक्र मिलता है मित्रों। और इसके अधिकारों में जो है उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में क्या हो गई थी, अब वृद्धि हुई थी पहले की तुलना में, ऋग्वैदिक काल की तुलना में। अब मित्रों यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पर मित्रों एक चार्ट दिया गया है। तो कई बार हम लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे ये राजा होता था, ठीक, तो इंडिया का जो मैप होता था तो उसके जो राजा का जो पूर्वी जो हमारा मैप है, भारत का जो नक्शा है, तो उसका जो पूर्वी क्षेत्र था,
ठीक, वहाँ पर जो राजा होता था उसको सरमाट कहते थे। पूर्वी क्षेत्र में राजा को सरमाट कहते थे, पश्चिमी क्षेत्र में राजा को स्वराट कहते थे, उत्तरी क्षेत्र में राजा को विराट कहते थे, और दक्षिणी क्षेत्र में राजा को जो है भोज के नाम से जाना जाता था मित्रों। और जो केंद्र में होता था, यानी जो हमारे देश के केंद्र में जो राजा निवास करते थे, वर्तमान का जैसे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ के जो शासक को जो है राजा के नाम से जाना जाता था मित्रों। तो कई बार भारत में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पूर्वी भारत के क्षेत्र में राजा को किस नाम से जाना जाता था, तो सरमाट, ऐसे पश्चिमी तो स्वराट, ऐसे उत्तरी तो विराट, ऐसे दक्षिणी तो भोज, और केंद्र में अगर है तो वो राजा के नाम से जाना जाता था मित्रों। उसके बाद जो है राजा जो है इस समय सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो है बन गया था मित्रों। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा जो होता था वो पुरोहित के, राजा जो है सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, लेकिन वो पुरोहित के जो है परामर्श से काम करता था। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा जो है एक सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी यहाँ पर बन चुका था मित्रों उत्तर वैदिक काल में। और राजा के पास में अस्थायी सेना अभी नहीं होती थी, राजा तो था लेकिन अभी भी जो है वो सेना के लिए जो है छोटे छोटे जो है जनपदों पर अब निर्भर रहने लगा था, अस्थायी सेना नहीं थी मित्रों। राजा का पद था इस काल में, हम देखते हैं वो वंशानुगत हो गया था। जो राजा का पद था इस समय हम देखते हैं वो वंशानुगत जो है हो गया था उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद जो अथर्ववेद में जो है राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है मित्रों, अथर्ववेद में जो है राजा परीक्षित का जो है उल्लेख मिलता है। उपनिषद में जो है, उपनिषद लिखा है कि उपनिषद में निम्न राजाओं का नाम का उल्लेख मिलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद में किन राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। तो इसमें क्या क्या है, केकई का अश्वपत का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। उसके बाद काशी का जो है अजात शत्रु का उल्लेख मिलता है मित्रों। उसके बाद विदेह के जनक का उल्लेख मिलता है मित्रों। उसके बाद कुरु के उद्दालक आरूढ़ी का उल्लेख मिलता है मित्रों। ये कुरु क्षेत्र के राजा थे, कौन, उद्दालक आरूढ़ी जी। और पांचाल के जो राजा थे हमारे प्रवाहण जवाली जी, ठीक, पांचाल के राजा प्रवाहण जवाली का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है मित्रों। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपनिषद में किन राजाओं की चर्चा जो है की गई है। तो ये इतने राजा, ये 5 राजा हैं, इनकी उपनिषदों में जो है चर्चा की गई है। केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक, कुरु के राजा उद्दालक आरूढ़ी और पांचाल के राजा जो थे प्रवाहण जवाली का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। उसके बाद जो है मित्रों इसमें है एक याज्ञवल्क्य ने जो है, जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने जनक से जो है शिक्षा ग्रहण की थी मित्रों। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जनक के दरबार में दार्शनिक चर्चा होती थी, ठीक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जो राजा जनक थे उनके दरबार में जो है दार्शनिक चर्चा हुआ करती थी, जिसमें जनक ने ब्राह्मणों को जो है पराजित किया था। मतलब वो जो शास्त्रार्थ हुआ था, जो दार्शनिक चिंतन हुआ था, उसमें राजा जनक ने जो है ब्राह्मणों को जो है पराजित किया था। जनक को जो है जनक को राजन्य बंधु की उपाधि भी दी गई है, ठीक। जनक को राजन्य बंधु भी कहा गया है। छांदोग उपनिषद जो है, छांदोग उपनिषद के अनुसार महर्षि गार्ग्य ने अजात शत्रु से जो है शिक्षा ली थी। छांदोग उपनिषद से पता चलता है कि महर्षि गार्ग्य जो थे इन्होंने अजात शत्रु से शिक्षा ली थी मित्रों। उसके बाद राज्याभिषेक की बात करें, यानी ये राजा के जो राज्याभिषेक की चर्चा जो उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो राजा के राज्याभिषेक की चर्चा कहाँ मिलती है, हम लोग सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में होते हुए देखते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी मित्रों, वहाँ पर राजा का कोई शपथ ग्रहण वगैरह नहीं होता था, बल्कि वो कबीले के एक प्रधान के रूप में जो है काम करता था मित्रों। लेकिन यहाँ पर बाकायदा उसका राज्याभिषेक भी होने लगता है। अब उसके बाद जो है मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि राज्याभिषेक का हो गया।
हम देखते हैं ऋग वैदिक काल में हमें राजा के बारे में अध्ययन हो गया। अब राजा के बाद हम अगर मंत्रिपरिषद की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में राजा का हो गया कि राजा का क्या क्या मतलब कैसे उनकी नियुक्ति होती थी, कहाँ कहाँ उनका राजारोहण, कहाँ कहाँ पर उनके शपथ का उल्लेख मिलता है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम रत्निन की बात करेंगे, यानी उनके दरबार में क्या होते थे, जो अधिकारी लोग होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निनों की जो है सूची मिलती है मित्रों, ठीक है। तो अभी हम इसका आगे हम इसके बारे में 12 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे, 12 रत्निन के बारे में। तो रत्निन क्या थे, ये राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे मित्रों। रत्निन राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे। और शतपथ ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है मित्रों, इसमें जो है 12 रत्निनों का उल्लेख जो है मिलता है, ठीक। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है, ठीक। इसमें जो पुरोहित थे, पुरोहित थे, यह राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। पुरोहित जो पुरोहित होता था, ये राजा का प्रमुख जो है परामर्शदाता पुरोहित होता था। युवराज जो था मित्रों, ये राजा का पुत्र होता था और उत्तराधिकारी होता था, ठीक। युवराज क्या होता था, ये राजा का पुत्र और उत्तराधिकारी होता था युवराज। उसके बाद जो सेनानी था मित्रों, ये सेना का प्रमुख था। सेनानी जो था ये सेना का प्रमुख होता था। जो ग्रामीण या ग्रामीणी क्या होता था, ये गांव का मुखिया या ग्राम का मुखिया होता था। और जो महिषी थी वो राजा की पत्नी थी मित्रों, ठीक। उस समय के जो ये प्रमुख अधिकारी होते थे, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो कुछ अधिकारी जो थे वो ये थे मित्रों। जो मतलब ये जो मेन मतलब ये है कि शतपथ ब्राह्मण में जो सर्वाधिक 12 रत्निन थे, तो उस सूची के क्रम में 12 में ये 5 ये हैं और नीचे 7 हैं। तो 5 ये हैं, पुरोहित राजा का प्रमुख, युवराज राजा का पुत्र, सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण या ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख होता था, और महिषी जो है वो राजा की पत्नी होती थी मित्रों। उसके बाद जो था सूत जो होता था वो रथ सेना का नायक होता था। सूत क्या था, वो रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता ये क्या होता था, कोषा अध्यक्ष होता था मित्रों। संग्रहिता मतलब संग्रह करने वाला, और संग्रह यानी राजस्व का संग्रह कहाँ होता है, कोष में होता है, तो कोषा अध्यक्ष हो गया। संग्रहिता कोषा अध्यक्ष था मित्रों। भागदूध जो था ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी। दूध मतलब भाग को दूहने वाला। भाग मतलब क्या था, यानी राज्य का हिस्सा, कर में राज्य का हिस्सा, ठीक। तो यानी भाग को जो है प्राप्त करने वाला, कर यानी एकत्र करने वाला अधिकारी भाग दूध होता था। अक्षवाप था ये धूत कीड़ा में राजा का मित्र होता था मित्रों। धूत कीड़ा मतलब क्या होता है, जो छल कपट की कीड़ा होती, जो छल कपट से कोई कार्य किया जाता है उसे धूत कीड़ा कहते हैं मित्रों। तो धूत कीड़ा में राजा का मित्र होता था अक्षवाप। पालागल क्या होता था, ये विदूषक होता था मित्रों। उसके बाद छात्री या छत्ता, ये प्रतिहारी या द्वारिक होता था ये मित्रों, छात्री या छत्ता। उसके बाद जो राजन्य होता था ये बढ़ई होता था। राजन्य जो होता था मित्रों बढ़ई होता था, और राजन अगर कहीं पर मिलता था तो वो राजा होता था। ये जो राजन होता है, ये राजन राजा होता है, और ये राजन्य अगर आधा ना या है तो वो बढ़ई होता है मित्रों। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में तथा काठक संहिता में गोबी कर्तन यानी गवाह अध्यक्ष, तत्क्षण यानी बढ़ई, तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी मिलता है। यानी ये जो 12 रत्निन है उसके अतिरिक्त जो मित्रों शतपथ ब्राह्मण में, उसके अतिरिक्त जो है शतपथ ब्राह्मण में तथा काठक संहिता में जो है गोबी कर्तन यानी गवाह अध्यक्ष, तत्क्षण यानी कि बढ़ई, तथा जो है रथकार यानी रथ बनाने वाले का नाम का उल्लेख भी मिलता है मित्रों। उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण में जो है राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है मित्रों। राजसूय यज्ञ में जो है राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किए जाने का उल्लेख मिलता है मित्रों। तो ये हो गया मित्रों हमारा राजनीतिक जीवन। तो राजनीति में हमने क्या पढ़ा, मेन चीज राजा की जो हम उसमें स्थिति हमने पढ़ा, और उसके जो प्रमुख अधिकारी जो है कौन कौन से थे उसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक जीवन। जो सामाजिक जीवन है, तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में हम देखें तो समाज इस समय क्या क्या था,
पहले जो ऋग्वैदिक काल का समाज था मित्रों वो काफ़ी सरल था और कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। तो वो समाज जो था ज़्यादातर समतावादी सिद्धांत पर जो है काम करता था मित्रों। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जैसे जैसे मित्रों टाइम पीरियड आगे की ओर बढ़ता है, समाज का स्वरूप जो है जटिल हो जाता है मित्रों। इस समय में हम देखते हैं क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। साथ ही साथ इसमें जो अन्य व्यवस्था जो है वो उसमें जो है जटिलता देखने को मिलेगी। दास वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है भी गिरावट आएगी और देखते हैं इसको कैसे। तो सामाजिक जीवन में समाज जो है इस समय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। हम देखते हैं वर्ण समाज जो था मित्रों इस समय वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद का 10वां मंडल में हमें एक महापुरुष से जो है हमें 4 जातियों का उल्लेख मिलता है। हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं मित्रों। और चूंकि ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है मित्रों। पहला 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसका आशय ये है कि ये जो है इसकी जो साम्यता है 10वें मंडल की वो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है मित्रों। तो समाज जो है समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था उत्तर वैदिक काल में। और यज्ञ में जो है कर्मकांड वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, मतलब जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था कि अगर कि कौन सा व्यक्ति किस कुल में जन्म ले रहा है उसका जन्म के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था उसकी निर्धारित हो जाती थी। और यज्ञ में कर्मकांड और पशु बलि जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था मित्रों। क्या होता था? पशु बलि और कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हम उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मण संप्रदाय का या ब्राह्मण जातियों का जो वर्चस्व स्थापित हो गया था और वो जो है अपने व्यक्तिगत आय के लिए उन्होंने कई तरीके से कर्मकांड की व्यवस्था की थी मित्रों, कि जिससे समाज पर अपना नियंत्रण बना रहे और अपना प्रभुत्व स्थापित रहे। तो यज्ञ में जो है कर्मकांड और पशु बलि जो है बढ़ गई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित 7 होते थे। जो ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे वो उत्तर वैदिक काल में आकर इनकी संख्या 17 हो गई थी मित्रों। यानी 17 प्रकार के पुरोहित उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता जो है वह ब्राह्मण वर्ग पर थी। ठीक, कहाँ से पता चलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रिय वर्ण की जो श्रेष्ठता है वो ब्राह्मण वर्ग पर देखने को मिलती है। ये ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार है, लेकिन मित्रों अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं मित्रों। वैश्य वर्ग जो है कर देने वाला वर्ग था। जो वैश्य था वो कर देने वाला वर्ग था मित्रों। उत्तर वैदिक काल में रथकार का उपनयन संस्कार होता था। जो रथकार होता था उत्तर वैदिक काल में उसका भी उपनयन संस्कार होता था, अर्थात उसको भी जो है शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था मित्रों। अब स्त्रियों की दशा हम देखें उत्तर वैदिक काल में, तो हम देखते हैं स्त्रियों की दशा में जो है काफ़ी जो है गिरावट आई थी मित्रों उत्तर वैदिक काल में। अब देखो क्या है, स्त्रियों की दशा में जो है कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति में इस समय गिरावट आई थी मित्रों। ठीक है, कैसे? क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण जो है माना गया है मित्रों। ठीक, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं माना जाता था। वहाँ महिलाओं को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था और उन्हें कई प्रकार के अधिकार मिले हुए थे या प्राप्त थे मित्रों। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का जो है कारण माना गया है। ये स्त्रियों की दशा में गिरावट को प्रदर्शित करता है मित्रों। उसके बाद जो मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ में 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है मित्रों। तो मैत्रायणी जो संहिता है उसमें स्त्रियों को जो है पासा मतलब क्या होता था? पासा मतलब होता था जो पासा जुआ से संबंधित होता था। तो स्त्रियों की तुलना किससे की गई है? पासा यानी जुआ खेलने से के समान। और सुरा मतलब होता है मदिरापान करना। तो मदिरापान, जैसे आज भी समाज में कौन कौन सी बुराई है? जुआ खेलना, मदिरा पीना, ये क्या एक बुराई मानी जाती है? तो उस समय मित्रों मतलब जुआ और मदिरा की तुलना जो है स्त्री के साथ में की गई, मतलब स्त्री की तुलना जुआ और मदिरा के साथ में की गई है मित्रों। तो मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ में 3 प्रमुख जो है बुराइयों में गिनाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब स्त्रियों की स्थिति खराब तो थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति में पतन तो
दिखाई देता है, लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी देखने को भी मिलते हैं मित्रों। जैसे सतपथ ब्राह्मण जो है, इसमें पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है, जो स्त्रियों की सिचुएशन को यहाँ पर सही बताते हैं। स्त्रियों का उपनयन संस्कार, स्त्रियों का उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार था वो बंद कर दिया गया था, जिससे कि वो अब वेदों की शिक्षा लेने से यहाँ पर वर्जित, वेदों की शिक्षा लेने के लिए अयोग्य हो गई थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी थी मित्रों। जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, इनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी और कात्यायनी था। और इस काल में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे गार्गी का, शुभला का, वेदवती और कृष काश कृतसानी आदि विदुषी स्त्रियों जो है इस समय उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। गोत्र व्यवस्था की बात करें, गोत्र व्यवस्था की बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुई है मित्रों। अब हम विवाह के प्रकार की बात करें, उत्तर वैदिक काल में हम विवाह के प्रकार की बात करें मित्रों, तो विवाह के प्रकार में विवाह उत्तर वैदिक काल में एक पवित्र संस्कार था, ठीक, विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। और गृहस्थ जो सूत्र है, गृहस्थ सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक, गृहस्थ सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है मित्रों। मनुस्मृति में विवाह में मनुस्मृति में भी बाद में 8 प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों, ठीक। अरे क्या था, उत्तर वैदिक काल में विवाह का तो एक पवित्र संस्कार माना जाता था, ठीक, और ये जो गृहस्थ सूत्र है इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, लेकिन और बाद में जो है मनुस्मृति भी जो है बाद में इन 8 प्रकार के विवाहों की जो है पुष्टि करता है मित्रों। इसमें जो है इस विवाह में जो है इसे 2 कैटेगरी में जो है बांट कर देखा जाता है। एक जो था एक मिनट, हाँ, तो विवाह जो था वो 8 प्रकार का था मित्रों। 8 प्रकार का विवाह देखने को मिलता है, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया था। 4 प्रशंसनीय विवाह कहलाते थे मित्रों, और 4 विवाह जो थे वो निंदनीय विवाह की श्रेणी में रखा जाता था 4 को। तो प्रशंसनीय विवाह में कौन था, एक ब्रह्म विवाह था मित्रों, ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या था, ये कन्या के बड़े होने पर माता पिता के द्वारा योग्य वर ढूंढकर विवाह कर दिया जाता था, ये ब्रह्म विवाह कहलाता था मित्रों। देव विवाह जो होता था, ये यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में विवाह कर दिया जाता था, इसे देव विवाह कहते थे। आर्य विवाह जो होता था मित्रों, इसमें कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 या 2 गाय के बदले में अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था। यानी आर्य विवाह में मित्रों 1 या 2 गाय लेकर जो है पुत्री का विवाह कर दिया जाता था, आर्य विवाह था। उसके बाद चौथा था मित्रों प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में इसमें वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, यानी वर स्वयं जो है कन्या के घर जाता था और उनसे जो है विवाह का प्रस्ताव रखता था और विवाह करता था। आजकल मित्रों जो मुस्लिम धर्म में कुछ जातियों में, मुस्लिम धर्म के कुछ वर्गों में जो है इस प्रकार के विवाह का प्रचलन अभी भी देखने को मिलता है कि वहाँ लड़के जो है, कोई लड़की अगर उन्हें अपने रिश्तेदारों में पसंद आती है तो वो उसके घर जाके विवाह का प्रस्ताव खुद रखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या की मांग कर विवाह करता था, जैसा कि अभी भी मुस्लिम धर्म के कुछ वर्गों में देखने को मिलता है मित्रों। उसके बाद निंदनीय विवाह क्या होता था, असुर विवाह होता था, ये निंदनीय। तो कभी कभी क्वेश्चन कभी इस तरीके से बन सकता है या बनाया जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से विवाह को प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में रखा जाता था। अब इसमें से ऑप्शन वो छांट कर मिला सकते हैं, 1-2 इधर से ले लेंगे, 1-2 इधर से ले लेंगे और फिर ऑप्शन खेलेंगे आपके साथ में। अगर आपको क्लियर पता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर आप उलझ जाएंगे।
असुर विवाह क्या होता था? निंदनीय विवाह में आता था असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह मित्रों। निंदनीय विवाह में मित्रों एक आता था असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह आता था मित्रों। तो असुर विवाह में क्या था? कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में विवाह किया जाता था, असुर विवाह होता था। जैसे आजकल हम लोग जो है दहेज जो देते हैं, वैसे उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? जो दहेज लेकर जो शादी की जाती थी, मतलब दहेज ले लिया और अपनी लड़की की शादी कर दिया, वो असुर विवाह की श्रेणी में आता था मित्रों। उसके बाद गंधर्व या प्रेम विवाह। गंधर्व क्या था? प्रेम या काम के वंशीभूत होकर कन्या या पुरुष के द्वारा विवाह करना, ठीक है, यानी जो प्रेम विवाह आजकल के संदर्भ में जोड़ा आता है वो गंधर्व विवाह था। उसके बाद पैशाच विवाह जो था, सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ में, कोई सोई हुई कन्या हो या कोई विक्षिप्त या मानसिक रूप से बीमार या कोई अन्य शारीरिक समस्या से ग्रसित कन्या हो, उसके साथ सहवास कर विवाह करना, वो पैशाच विवाह की श्रेणी में आता था मित्रों। और उसके बाद राक्षस विवाह में क्या था? बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, ठीक है। जैसे कहीं से कोई कन्या अगर है, मतलब कोई लड़की है, कोई ठीक लगी, तो उसको क्या है, जबरदस्ती उठाकर ले गए और बाद में उसके साथ में विवाह किया, तो वो राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है मित्रों। अब हम देखते हैं कि पुरुषार्थ क्या था ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल में। पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ जो है उत्तर वैदिक काल में, पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या था? पुरुषार्थे पुरुषार्था, अर्थात पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो अभीष्ट है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पुरुषार्थ है। मतलब पुरुषार्थ से मतलब ये था मित्रों कि पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो उसका उद्देश्य है, उसको जो है प्राप्त करना, उचित उद्देश्य को पुरुष के लिए प्राप्त करना, वो पुरुषार्थ था, ठीक है। उसके बाद क्या था? मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया, उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। यानी क्या था? मनुष्य और समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, मनुष्य और समाज दोनों की उन्नति का कॉन्सेप्ट था पुरुषार्थ में मित्रों, कि मनुष्य और समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया गया था, उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है मित्रों। पुरुषार्थ का संबंध जो है मनुष्य से तथा समाज से, दोनों से है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य के साथ साथ में समाज के साथ भी है, और यह मनुष्य तथा समाज के बीच में संबंधों की जो है व्याख्या करता है मित्रों। उन्हें नियमित बनाता है तथा उनके पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करता है मित्रों, ठीक। तो पुरुषार्थ जो थे, ये पुरुषार्थ जो है मित्रों, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को हमें मिलता है। एक धर्म था, दूसरा काम था, तीसरा एक धर्म था, दूसरा अर्थ था, तीसरा काम था, और चौथा जो था मोक्ष था मित्रों, ठीक। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 पुरुषार्थ जो है माने गए मित्रों। इनमें अर्थ तथा काम, इसमें जो अर्थ था, मतलब भौतिक संपत्ति को अर्जित करना, वो अर्थ था मित्रों। आजकल के समय अर्थ मतलब पैसा से लगाया जाता है, उस समय क्या था? भौतिक संपत्ति को, जीवन यापन के लिए भौतिक संपत्ति को अर्जित करना अर्थ था। तथा काम मतलब जो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना और अपने वंश वृद्धि करना। तो इसमें अर्थ तथा काम को भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो अर्थ और काम था, अर्थ और काम जो था, ये अर्थ और काम ये भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते थे मित्रों। जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते थे मित्रों। यानी ये जो धर्म और मोक्ष था, ये आध्यात्मिक सुख को कवर करते थे, और अर्थ और काम क्या था? ये भौतिक सुखों को प्रदर्शित करते थे मित्रों। मोक्ष जो था, मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य था। मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, यानी जीवन मरण से छुटकारा पाना, ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य था मित्रों, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक थे। जिसकी पुरुषार्थ मतलब ये जो मोक्ष था, ये मनुष्य का चरम उद्देश्य होता था, और जिसकी प्राप्ति में ये अन्य 3 जो पुरुषार्थ थे, वो क्या थे? वो सहायक थे मित्रों। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं थी मित्रों।
उसके बाद हम देखते हैं जो त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग मतलब त्रि मतलब तीन, वर्ग मतलब समूह, तो त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ तथा काम आता है मित्रों। इसमें मोक्ष जो है को शामिल नहीं किया जाता है। फिर आश्रम व्यवस्था क्या है? उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था मित्रों। तो इसमें आश्रम व्यवस्था में क्या था, एक मनुष्य के जीवन को औसत आयु 100 वर्ष मानकर जो है उसकी 25-25 के 4 खंडों में उसे विभाजित कर दिया जाता था मित्रों, और उनके जो कार्य को विभाजित कर दिया जाता था, मतलब 100 वर्ष उनके जीवन की औसत आयु मानकर उनके जो कार्य थे, मनुष्य के जो कार्य थे या मनुष्य के जो जीवन यापन की जो शैली थी, उनको 4 भागों में क्रमिक रूप से जो है व्यवस्थित कर दिया गया था मित्रों। तो देखते हैं आश्रम व्यवस्था क्या थी। तो यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी, ठीक है। आरंभ के 3 आश्रम, आरंभ के जो 3 आश्रम ही उत्तर वैदिक कालीन है, तथा संन्यास आश्रम जो है, आरंभ के जो 3 आश्रम माने जाते हैं ये उत्तर वैदिक काल के हैं, ठीक। जबकि संन्यास जो है ये उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम आकर जुड़ा है मित्रों। छांदोग उपनिषद जो है, छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम, ठीक। छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है मित्रों, जबकि 4 आश्रम का उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन मिला है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो जबालो उपनिषद में मिलता है। जबकि जो छांदोग उपनिषद है मित्रों उसमें जो है 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिला है। प्राचीन काल में जो है एक मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में जो है विभाजित किया गया था, और ये 4 भाग ही आश्रम व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। इस आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जबाली ऋषि द्वारा प्रतिपादित जबालो उपनिषद में प्राप्त होता है मित्रों। हम लोग अभी ऊपर इस पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें, ये जो 4 आश्रम थे, ये जो 4 आश्रम थे मित्रों, ये जो 4 आश्रम थे इन वो कौन कौन से थे ये उनकी चर्चा है, ठीक है। तो जो पहला आश्रम था ये, दूसरा आश्रम ये था। तो पहला आश्रम जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम था। जो आरंभिक जो है 0 से 25 वर्ष की जो आयु होती थी वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। 0 से 25 वर्ष की आयु जो होती थी वो जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो इस आश्रम में क्या होता था मित्रों, तो ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है तपोमय जीवन व्यतीत करना होता है मित्रों। यह मानव जीवन का सर्वप्रथम आश्रम था, ठीक है। इसकी अवधि 0 से 25 वर्ष होती थी, यह भी सही है। इस आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करता था, यानी इस आश्रम में मनुष्य क्या करता था, धर्म को और पुरुषार्थ की प्राप्ति का जो है प्रयास करता था मित्रों। इस आश्रम में रहकर मनुष्य विद्या का अध्ययन करता था, ठीक है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार इत्यादि प्रमुख संस्कार संपन्न किए जाते थे। यानी इस दौरान जो है ये संस्कार, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जो है संपन्न किए जाते थे मित्रों। उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम जो है, जो गृहस्थ आश्रम है मित्रों, यानी ये जो दूसरा आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम का था। तो गृहस्थ आश्रम जो है 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक के बीच का आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम कहलाता था मित्रों। और गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ होता था घर में स्थित, ठीक। गृहस्थ का तात्पर्य क्या था, घर में स्थित था मित्रों, ठीक। तो घर में स्थित मतलब क्या, मतलब इस समय जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में आकर अब शादी विवाह करता था और अपना एक सेटल लाइफ जो है व्यतीत करता था, वंश वृद्धि करता था, संतान उत्पन्न करता था, जिससे कि उसकी वंश वृद्धि आगे की ओर चलती रहे मित्रों। तो गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ था घर में स्थित। यह मानव जीवन का दूसरा आश्रम था, ठीक। यह मानव जीवन का दूसरा आश्रम माना जाता था मित्रों। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, तो यह दूसरा आश्रम था। और मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या प्राप्ति के बाद में शुभ लक्षणों से युक्त कन्या के साथ में विवाह करके इस आश्रम में प्रवेश कर सकता था मित्रों, ठीक। यानी विवाह के बाद इस आश्रम में प्रवेश होता था। इस आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष निर्धारित थी मित्रों। इस आश्रम में रहकर मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों को पाने का प्रयास करता था। यानी इसमें धर्म, विद्या आरंभ हो गई है, विद्या उसका समापन हो चुका है, तो अपना जैसे उसने जो सात्विक चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, उसके अनुसार जो है धार्मिक जीवन जीता था।
यानी भौतिक संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता था, और काम यानी संतानोत्पत्ति का काम, इन तीनों पुरुषार्थों को जो है पाने का प्रयास इस फेज में आकर वो करता था गृहस्थ जीवन में। यह मानव जीवन का जो है सर्व प्रमुख आश्रम था। ठीक है, कई बार मित्रों इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमने देखा है कि हमारे एक मित्र से पूछा गया था कि चारों आश्रम में किस आश्रम को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों में आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया गया था। तो और किस लिए, क्यों मानते हैं, उसने पूछा था, इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप चारों आश्रमों में किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और फिर जब उसने आंसर दिया तो पूछा गया आप क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, तो ये मतलब इंटरव्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह मानव जीवन का सर्व प्रमुख आश्रम भी माना जाता है। इस आश्रम को ज्येष्ठा आश्रम, मतलब क्यों सबसे प्रमुख था, सबसे ज्येष्ठ आश्रम के नाम से भी जो है जाना जाता है। महाकवि कालिदास, जो महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश की रचना में इस आश्रम को, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, महाकवि जो कालिदास जी हैं ने अपनी पुस्तक रघुवंश में इस आश्रम को जो है सर्वोकारक्षम आश्रम के नाम से भी जो है पुकारा है मित्रों। यानी कालिदास ने जो गृहस्थ आश्रम को जो है सर्वोकारक्षम आश्रम के नाम से भी पुकारा है। किस रचना में, अपने रघुवंश नामक रचना में। और मनुस्मृति के अनुसार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर हैं या आधारित माने जाते हैं। मनुस्मृति जो है हमारी, वो कहती है कि सभी आश्रम वो गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित जो है माने जाते हैं मित्रों। गृहस्थ आश्रम का जो पालन निर्वहन करके ही मनुष्य जो है अपने 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था। जब गृहस्थ आश्रम का मित्रों पालन और निर्वहन करता था कोई व्यक्ति, तो तभी वो अपने 3 ऋणों से जो है मुक्त होता था मित्रों। वो 3 ऋण कौन कौन से थे मित्रों? एक पितृ ऋण होता था, यानी पिता से संबंधित जो ऋण होता था। ऋषि ऋण होता था, यानी जो अपने गुरुओं के प्रति जो ऋण होता था। और देव ऋण जो होता था, मतलब देवताओं के प्रति जो ऋण होता था मित्रों। पितृ ऋण क्या होता था? जब पुत्र की उत्पत्ति हो जाती थी तो अपने पितृ ऋण का जो है वो पितृ ऋण का निर्वहन हो जाता था। क्यों? क्योंकि अब उससे अपने पिता जैसे उसके पिता ने पुत्र उत्पन्न किया था तो उनकी वंश वृद्धि हुई थी, तो और जब पुत्र अपना पुत्र उत्पन्न करता था तो उसकी वंश जो है आगे बढ़ जाता था। इस प्रकार से कुल या वंश जो है आगे बढ़ने लगता था। तो ये होता था कि उसका पितृ ऋण है, यानी पिता का ऋण है कि अपने वंश को आगे बढ़ाया जाए, तो वो ऋण की जो है वो पूर्ति करता था। तो पितृ ऋण की पूर्ति पुत्र की उत्पत्ति के बाद में। ऋषि ऋण की वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर ऋषि ऋण यानी जो अपने गुरु के प्रति जो ऋण होता था वो कैसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके पूरा करता था। उसके बाद देव ऋण जो था यज्ञ आदि करवाकर क्या करता था? देवताओं के प्रति जो है ऋण को वो पूरा करता था अपने। उसके बाद जो तीसरा आश्रम मित्रों वो वानप्रस्थ आश्रम है। जो तीसरा आश्रम है मित्रों वो वानप्रस्थ आश्रम है, जो 50 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक का माना जाता है वानप्रस्थ आश्रम को। यह मानव जीवन का जो है तृतीय अवस्था है। जो वानप्रस्थ आश्रम है ये मानव जीवन की जो है तृतीय अवस्था जो है मानी जाती है। ठीक। और जब कोई मनुष्य गृहस्थ आश्रम का पूर्णतः पालन करने के पश्चात में घर की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर पत्नी के साथ में किसी वन में चला जाता था और वहाँ नियम पूर्वक योग साधना करते हुए ईश्वर की उपासना में लीन हो जाता था, तो वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था मित्रों। यानी जब 50 वर्ष की आयु पूरा कर लेता था वो, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम वो गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद 50 वर्ष की आयु के बाद में जब वो अपना संपूर्ण दायित्व जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप कर अपने पत्नी के साथ में या सपत्नीक जब वो जंगल में चला जाता था और वहाँ नियम पूर्वक योग साधना करते हुए ईश्वर का ध्यान लगाता था, तो वो क्या होता था? तो वो वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाता था मित्रों। वह वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने वाला मनुष्य बैखानस के नाम से जाना जाता था। संयम का पालन एवं योग साधना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करना ही इस आश्रम का सर्वप्रमुख उद्देश्य था।
मतलब संयम और योग साधना द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना ही इस आश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य होता था मित्रों। फिर उसके बाद जो है आश्रम व्यवस्था का जो चौथा था, जो आश्रम व्यवस्था का जो आश्रम व्यवस्था का जो चौथा पार्ट था वो था मित्रों संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या था, ये 75 से लेकर जो है 100 वर्ष की आयु तक का माना जाता था संन्यास आश्रम, और यह मानव जीवन की चतुर्थ व अंतिम अवस्था जो है मानी जाती थी। संन्यास आश्रम को मानव जीवन की चतुर्थ या अंतिम अवस्था जो है माना जाता था। और जब कोई मनुष्य अपना संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके केवल मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने लग जाता था तो वह संन्यास आश्रम कहलाता था। मतलब अब उसने सारे भौतिक सुखों को और सारी अपने मानसिक सुखों को सब कुछ त्याग कर कर जब वो केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब मोक्ष प्राप्ति पर उसका लक्ष्य फोकस हो जाता था तो संन्यास आश्रम की अवस्था मानी जाती थी मित्रों। इस संसार में मनुष्य प्रमुखता 2 प्रकार के कर्म करता था। ठीक, कौन कौन से? एक काम्य कर्म था, एक काम्य कर्म था यानी किसी कामना से किया गया कर्म, काम्य कर्म जो किसी कामना के साथ में कर्म किया जाता है, और दूसरा क्या था हमारा निष्काम कर्म था मित्रों, जो बिना किसी कामना के किया गया कर्म होता था मित्रों। तो ये किस कर्म से संबंधित था संन्यास आश्रम? निष्काम कर्म की भावना से संबंधित था मित्रों। जब कोई मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग करके निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था एवं केवल मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करने लगता था तो वो संन्यास कहलाता था। पहले हमने कर लिया। तो ऋग्वेद काल की हमने राजनीतिक व्यवस्था कर लिया, ऋग्वेद काल की हमने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर लिया। अब मित्रों ऋग्वेद काल की जो आर्थिक व्यवस्था है हम उसका अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद नहीं, सॉरी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था का जो है हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जो आर्यों का जो प्रसार होता है वो कहाँ होता है? गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में होता है मित्रों। और गंगा यमुना का दोआब जो था ये यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। तो मिट्टी जब उपजाऊ थी तो यहाँ पर फिर जंगलों की सफाई होती है। हम लोगों ने वो पढ़ा था कि कैसे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार कैसे हुआ मित्रों। उसमें अग्नि वैश्य वानर की कथा हम लोगों ने पढ़ी थी। जंगल को साफ करते हुए आगे बढ़े थे और फिर वो यहाँ पर बिहार में जाकर वो रुक गए थे, गंडक नदी के पास में, सदानीरा नदी के पास में। तो क्या हुआ था, यानी आर्यों का प्रसार हुआ था गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में मित्रों। तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में खेती बहुत अच्छी होती थी। तो क्या हुआ था, अनाज का उत्पादन बढ़ा था, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं मित्रों कि यहाँ पर क्या हुआ था, लोहे का हम प्रयोग प्रारंभ हो जाता है मित्रों, क्योंकि अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले में पाया जाता है वहाँ से सबसे पहले आरंभिक अवस्था में लौह उपकरणों का साक्ष्य मिला है मित्रों। तो जब लौह उपकरण आए तो भूमि की जुताई और गहराई से होने लगी, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी बनने लगी, जंगल भी साफ होने लगे थे, और कुदाल वगैरह और अन्य हथियार जो कृषि के उपकरण थे वो बनने लगे थे। तो इससे क्या हुआ था मित्रों कि कृषि था, कृषि के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई थी। तो इस वजह से इस काल में हम देखते हैं कृषि का प्रसार होता है। पशुपालन में अगर हम बात करें तो मित्रों उत्तर वैदिक काल में जो पशुपालन थे कुछ सीमित पशुपालन थे। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सीमित था मित्रों। यहाँ पर पशुपालन की मात्रा व्यापक होगी और पशुओं में विविधता आने लगेगी। ठीक, तो कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों ने, और लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों ने जो है उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया था मित्रों। तो आइए देखते हैं इसको। आर्थिक जीवन में क्या था, उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं तो आर्थिक जीवन में अस्थायित्व आया था। ठीक है, कृषि का महत्व बढ़ने लगा था, जिसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है मित्रों, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में जो अथर्ववेद है उसमें कृषि की रक्षा के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। जो अथर्ववेद में कृषि के रक्षा के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब क्या था, अब कृषि जो है मुख्य फोकस हो गई थी। जो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, वो उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि हो गई थी मित्रों। तो अथर्ववेद में कृषि की रक्षा के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में जो है 24 बैल, काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल खींचते थे मित्रों। उसके बाद हम फसलों की बात करें तो फसलों की बात करें, यौ अर्थात जौ का उल्लेख,
गोधूम गेहूं का उल्लेख, गेहूं अर्थात गोधूम अर्थात गेहूं के लिए शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। उत्तर ऋग्वेदिक काल में केवल यौ शब्द का उल्लेख मिलता है कृषि के लिए या कोई फसल के लिए, लेकिन यहाँ पर यौ के साथ साथ में गोधूम यानी गेहूं का उल्लेख मिलता है। गाय महत्वपूर्ण पशु थी मित्रों, और इसकी पवित्रता जो है सर्वोच्च थी। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन में विविधता आई थी, अभी हम पहले ही बताए हैं मित्रों आपको। और क्या था, हम देखते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्यु दंड जो है दिया जाता था। यानी अथर्ववेद में जो गाय की हत्या करते थे उनको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। इससे ये पता चलता है कि गाय का महत्व अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी बना हुआ था, और जो है गाय को महत्वपूर्ण पशु इस समय भी था मित्रों। वाजसनेयी संहिता जो है, इसमें वाजसनेयी संहिता में उद्योग की सूची मिलती है। जो वाजसनेयी संहिता है इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों की सूची मिलती है, जो ये बताते हैं कि पशुपालन और कृषि के साथ साथ में उद्योग की गतिविधियाँ भी बढ़ गई थी, औद्योगिक गतिविधियाँ भी इस समय बढ़ी थी। उत्तर वैदिक काल में मित्रों जो है हमें अतरंजी खेड़ा जो कि एटा जिला है, वहाँ से जो है मित्रों लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिलते हैं मित्रों। एक मिनट, वहाँ जो है लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से, और इससे क्या है कृषि उपकरणों में विविधता जो है आई थी मित्रों। ठीक, तो इस काल में हम देखते हैं कि कृषि पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय इस समय भी था मित्रों। कृषि मतलब पशुपालन के साथ साथ में कृषि जो है यहाँ पर मुख्य व्यवसाय हो गया था। पशुपालन कृषि की तुलना में थोड़ा कम डोमिनेंट था। और जो अनेक जो व्यवसाय थे इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, इसमें था किनास था, वो खेती करने वाले थे उन्हें किनास कहते थे। कुलाल जो था हमारा वो कुंभकार था। किनास जो था खेती करने वाला था मित्रों, कुलाल जो है कुंभकार था। कंटकीकार था मित्रों, बांस के उपकरण बनाने वाला था। कंटकीकार बांस के उपकरण को बनाने वाला था मित्रों। और जो रज्जु सर्प था वो रस्सी बनाने वाला था। तो ये प्रमुख व्यवसाय थे मित्रों, और ये उनसे संबंधित लोग थे। किनास खेती करने वाला, कुलाल कुंभकार, कंटकीकार बांस के उपकरण जो बनाता था, और रज्जु सर्प जो रस्सी बनाता था। ये प्रमुख व्यवसायियों की कुछ सूची मिलती है मित्रों। उसके बाद जो है धार्मिक जीवन की बात करें, उत्तर वैदिक काल में हम धार्मिक जीवन की बात करें मित्रों, तो हम देखते हैं कि इस काल में जो है एकेश्वरवाद जो है मजबूत हो गया था। मतलब एक ईश्वर पर मुख्य फोकस हो गया था उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति जो थे, मतलब एक ईश्वर की अवधारणा, मतलब एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा को जो है मतलब कि एक ईश्वर की अवधारणा को जो है बढ़ावा मिला था, यानी उसकी आस्था में जो है एक मजबूती आई थी मित्रों। प्रजापति थे इस काल के प्रमुख देवता थे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए। पूषण जो थे वो क्या थे, ये शूद्रों के प्रमुख देवता बन गए थे उत्तर वैदिक काल में। और विष्णु जो थे वो श्रेष्ठ कर्मों के देवता के रूप में जो है स्थापित हो गए थे मित्रों। यज्ञ की प्रधानता बढ़ी थी, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और कर्मकांड पशु बलि यज्ञों में अधिक जो है होने लगा था। तो ये हम धार्मिक जीवन के बारे में हो गया। तो इस प्रकार मित्रों उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर लिए मित्रों। अब हम पढ़ेंगे कुछ, हम संस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। ये कई बार जो है मित्रों पीसीएस की परीक्षा में जो ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार है, इन संस्कारों को दे देता है और कह देता है कि इसमें इसको क्रम से लगाइए। यह 3-4 संस्कार दे दिए और कह दिए इसको क्रम से लगाइए कि कौन सा चौथे नंबर पर था, कौन सा 5वें पर था, कौन सा 8वें पर था। तो हमें इन संस्कारों को ध्यान से पढ़ना है मित्रों। संस्कार शब्द का अर्थ होता है मित्रों शुद्धता अथवा पवित्रता। ठीक, गौतम ने संस्कारों की संख्या, गौतम ऋषि थे, इन्होंने संस्कारों की संख्या जो है 40 बताई है गौतम जी ने। उसके बाद मनु जो है, इन्होंने 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु ने जो है 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। और याज्ञवल्क्य जी जो है वो 10 संस्कारों का उल्लेख जो है करते हैं मित्रों। लेकिन जो सर्वमान्य मत है कि संस्कारों की संख्या कितनी थी, 16 थी मित्रों। ठीक,
सर्वमान्य मत जो है वो संस्कारों की संख्या 16 जो है बताता है मित्रों। अब हम इन संस्कारों को जो है एक एक करके जो है इनका हम अध्ययन फटाफट कर लेते हैं। एक था गर्भाधान संस्कार, जो संस्कार था, अब हम मतलब कौन बात है, संस्कार था, 16 संस्कार, ठीक। तो पहला था इसमें गर्भाधान संस्कार था मित्रों। ये क्या था, गर्भ धारण करने हेतु होता था। गर्भ धारण करने हेतु जब नर नारी का मिलन होता था वो गर्भाधान संस्कार होता था मित्रों। उसके बाद पुष्पवन संस्कार था, जो गर्भ की रक्षा के लिए या गर्भ की प्राप्ति के लिए पुष्पवन संस्कार होता था, पुष्पवन संस्कार हो गया। उसके बाद सीमांतोन्नयन संस्कार क्या हुआ, गर्भस्थ जो शिशु होता था उसका जो है मानसिक वृद्धि के लिए, यानी गर्भ में शिशु आ गया तो उसका मानसिक विकास हो, इसके लिए क्या होता था, सीमांतोन्नयन संस्कार होता था। जात कर्म संस्कार होता था मित्रों, जब बच्चे को पहली बार जो है पैदा हुआ बच्चा, अब यहाँ क्या हुआ, बच्चा गर्भ में आ गया, फिर गर्भ की रक्षा हो गई पुष्पवन संस्कार में, सीमांतोन्नयन में उसकी मानसिक वृद्धि हो गई, और फिर जात कर्म में क्या हुआ, शिशु जब पैदा हो जाता था तो पहली बार उसे पिता के द्वारा जब शहद चटाया जाता था तो वो जात कर्म संस्कार माना जाता था। उसके बाद नामकरण संस्कार था मित्रों, जब शिशु का नाम रखा जाता था तो नामकरण संस्कार था मित्रों। निष्क्रमण, जब शिशु को प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर जब लाने का कार्य किया जाता था वो निष्क्रमण कहलाता था मित्रों। उसके बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में अन्न आदि जो है चटाया जाता था बच्चे को, अन्नप्राशन कहलाता था। चूड़ा कर्म जो था मित्रों, केश मुंडन कराया जाता था, जो केश था उसका मुंडन कराया जाता था वो चूड़ा कर्म संस्कार कहलाता था मित्रों। कर्ण भेदन में क्या था, कान छेदने का कार्य होता था, कर्ण भेदन, कान छेदा जाता था मित्रों। विद्या आरंभ के लिए क्या किया जाता था, गुरु के समीप बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, यह विद्या आरंभ होता था। ठीक, विद्या आरंभ क्या होता था मित्रों, विद्या आरंभ ये जो है गुरु के समीप जो है बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराने के लिए जो है भेजा जाता था, तो विद्या क्या हो जाती थी, आरंभ। आज भी क्या होता है, बच्चों को एडमिशन कराने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले प्ले स्कूल में भेज दो, बच्चे को उठने बैठने का तरीका और अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो जाए। तो आज भी ये देखने को मिलता है, जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है तो हम लोग पहले प्ले वे में भेजते हैं 4-6 महीने के लिए, और फिर हम लोग स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं मित्रों। तो विद्या आरंभ था, गुरु के समीप बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था मित्रों। बच्चा यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करता था और क्या करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता था उपनयन संस्कार के बाद। फिर वेदारंभ, वेदारंभ में मित्रों वेदों की शिक्षा आरंभ हो जाती थी, यानी उपनयन संस्कार हो गया, जनेऊ पहनकर अब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हो गया, तो अगला क्या होगा, विद्या आरंभ, यानी अब वो अपनी विद्या को आरंभ कर देगा, वेदों की शिक्षा जो है आरंभ कर देगा। फिर केशांत होगा मित्रों, इसमें प्रथम बार जब दाढ़ी और मोक्ष जो है बनवाता था, यानी दाढ़ी और मोक्ष जब पहली बार बनवाता था वो केशांत संस्कार होता था मित्रों। उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार क्या होता था, शिक्षा जब पूर्ण होने पर जब गुरु के द्वारा संपन्न कराया जाता था, ये समावर्तन संस्कार होता था जब गुरुकुल में बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब। जैसे हम लोग की आजकल फेयरवेल पार्टी होती है, जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो हम लोग क्या होता है, जब ग्रेजुएशन में अंतिम ईयर्स में होते हैं पास आउट होने के, तो वहाँ क्या होता है, एक फेयरवेल पार्टी होती है, तो वो फेयरवेल पार्टी की तरह होता था जो गुरु के द्वारा जो है गुरुकुल में दिया जाता था। उसके बाद विवाह, विवाह में क्या था, गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था। विवाह जब गृहस्थ जीवन में आदमी प्रवेश कर जाता था तो विवाह होता था, विवाह से गृह जीवन में प्रवेश होता था। और 16वां संस्कार था अंत्येष्टि था, जिसमें मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से मित्रों उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों के माध्यम से आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कार और कर्मकांडों की व्यवस्था की गई थी, जिससे जो है एक ब्राह्मण संप्रदाय की आजीविका जो है चलती रहे और उनका व्यक्तिगत हितों की जो है पूर्ति होती रहे। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज अपने उत्तर वैदिक क्लास की क्लास को जो है समाप्त कर लिया है मित्रों। अब हम लोग जो है कल जो है महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सूत्र साहित्य, और सूत्र साहित्य के साथ साथ में फिर मगध जनपद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे मित्रों। और
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अपना प्यार सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए और आप क्रमिक रूप से इसको पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। इस बात को मैं पूरी तरीके से मैं आपको आश्वासन देता हूं मित्रों कि अगर आपने हमारे क्लास के साथ में और क्लास सुन लिया और क्लास नोट्स को अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको हिस्ट्री की सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी और आपको आईएएस से लेकर आईएएस, पीसीएस, आरओ, बीओ या दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इतिहास का अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों। और 90 से 95% क्वेश्चन जरूर आपके हमारे इस स्टडी मटेरियल से आएंगे मित्रों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे संस्थान के वीडियो आपको यूं ही रेगुलर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में महाजनपद काल के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।